Good morning, student. Yesterday we have completed the naive-Bayes classifier example, how to solve the example for an unseen data when the training data set is given by using a naive-Bayes theorem. Now, next point is a very small point which is called as the smoothing. You have to use if any of the data is missing in your training data set, then what you have to do. अगर आपका जो training data set है उसमें अगर कुछ values अवेलेबल ही नहीं है और आपको टेस्ट डेटा में वैसी कोई वैल्यू आती है तो आप उसका प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि इसका जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, लाइक टेम्परेचर के लिए अगर यहाँ पे अगर उन्होंने दे दिया कि वेरी हॉट, ये वाला वैल्यू आ गया, तो अगर हम ट्रेनिंग डेटा सेट देखते हैं हमारा, ओके तो ट्रेनिंग डेटा सेट में अगर आप देखोगे टेम्परेचर के लिए 3 ही वैल्यू थे, हॉट, माइल्ड एंड कोल्ड. वेरी हॉट ये वैल्यू थी ही नहीं. अगर वेरी हॉट ये वाला चीज अगर आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास टेबल में, फ्रीक्वेंसी टेबल में वी डोंट हैव एनी प्रोबेबिलिटी, कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं. वहां पे क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, इस चीज का 0 आ जाएगा. इन दैट केस अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आती है, अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूले में वी हैव यूज द मल्टीप्लीकेशन. तो कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो पूरे क्लास की प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सो यू विल नॉट गोइंग टू गेट अ प्रॉपर वैल्यू. So in that condition you have to use a smoothing concept. Smoothing concept में अगर training data set में कुछ data missing है तो इंस्टेड ऑफ 0 उसको क्या किया जाता है, एक छोटा वैल्यू दैट कैन बी अ 0.01 और 0.02 लाइकवाइज, एक छोटा वैल्यू उसको क्या किया जाता है, असाइन कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ स्मूथिंग टेक्निक, असाइनिंग अ स्मॉल नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी to rare events that are not available or missing in the training data set, so that you will going to avoid the output as a 0 for your class probability. Then next, what are the different advantages of naive-Bayes classifier? First, it can handle the missing values. It is robust to irrelevant variables, वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, कंप्यूटेशनली इफिशिएंट, मतलब बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. इट कैन हैंडल द हाई डायमेंशनल डेटा इफिशिएंटली. हाई डायमेंशनल मतलब जो आपको ट्रेनिंग डेटा सेट दिया, अगर इसमें बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट है, जैसे हमने एग्जांपल देखा जिसमें सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स थे, अगर आपका कोई डेटा सेट है जिसमें 10 एट्रीब्यूट्स है, 20 एट्रीब्यूट्स है, स्टिल इट कैन वर्क वेरी वेल. देन ऑफन कॉम्पिटेटिव विथ अदर लर्निंग अल्गोरिथम्स, बाकी जो लर्निंग अल्गोरिथम है उससे काफी अच्छा परफॉर्म करता है. एंड इट इज रीजनेबली रेजिस्टेंस टू overfitting. There are many problems in a classifier where overfitting or underfitting problem always happen. ओवरफिटिंग क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखा है कि जब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए परफेक्ट काम करता है लेकिन टेस्ट डेटा के लिए उसका आउटपुट बहुत इनकरेक्ट देता है, उसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग. लेकिन in naive classifier overfitting is very low, but there are some limitation or disadvantages of naive classifier. First is it assumes variables are conditionally independent. इसमें वो क्या करता है, डिपेंडेंसी कैलकुलेट नहीं करता है. मतलब जैसे 4 अगर इनपुट एट्रीब्यूट है तो हर एट्रीब्यूट का डिपेंडेंसी खाली आउटपुट वेरिएबल के लिए चेक किया जाता है, बट इनपुट वेरिएबल में भी कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ रिलेशन हो सकता है, ये वो कंसिडर नहीं करता है. Therefore, it is sensitive to double counting correlated variable. यानी अगर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक दूसरे से कोरिलेशन में, कोरिलेटेड है, और दोनों वेरिएबल अगर वो कंसिडर करता है तो आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम या गड़बड़ हो सकती है. इन इट्स simplest form it is used only for categorical variable. तो जनरली कंटिन्यूअस वेरिएबल के बजाय ये कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए यूज होता है. जैसे इन आर एग्जांपल प्ले गोल्फ के लिए वैल्यू क्या थी, आउटपुट प्ले गोल्फ जो था उसमें सिर्फ 2 वैल्यू थी, यस एंड नो, दैट इज अ कैटेगरिकल. लेकिन अगर आपका आउटपुट वेरिएबल ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. जैसे हमने बोला किसी पर्सन का सैलरी वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग रहता है, तो ऐसे कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए काफी बार ये प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता है. दिस इज अ सिंपल डिसएडवांटेज.
Now next topic, we have done with a two classifier algorithm. One is a decision tree and second is a naive Bayes classifier. Now third, how to find out like whatever the classifier we have used, it is giving a very correct output, accurate output or not. And if it is giving a accurate output, how much percentage of accuracy is there? So what kind of measures we have to consider? So which is called as the diagnostic of classifier. सो कोई भी क्लासिफायर का डायग्नोस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमको ये टेबल, हमने ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में भी इसको पढ़ा था. सॉरी, इन द थर्ड यूनिट वी हैव आल्सो स्टडीड दिस व्हेन वी हैव स्टडीड अ प्रियोरी एल्गोरिथम एंड योर रिग्रेशन. तो रिग्रेशन के टाइम में हमने इसको टेबल को देखा था. दिस टेबल इज अबाउट एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, जिसमें एक्चुअल वैल्यू में भी दो कॉलम्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इन प्रेडिक्टेड वैल्यू अगेन पॉजिटिव एंड निगेटिव. इसका मीनिंग हमने देखा था एक शॉर्ट में, मैं वापस रिवाइज करती हूँ कि ट्रू पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो क्लासिफायर है उसने जो अनसीन डेटा आपको दिया हुआ है, ओके, जो टेस्ट डेटा दिया है उसको प्रेडिक्ट किया क्या क्लास क्या होगा, और उसका जो प्रेडिक्शन आया उसने बोला कि आउटपुट यस आना चाहिए, और एक्चुअल में भी आउटपुट क्या आया है, यस आया है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव. Now next is called as the false positive. False positive मतलब प्रेडिक्शन में आउटपुट पॉजिटिव आया था, यस आया था, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट चला गया नो की तरफ. तो आपके प्रेडिक्टर ने यस बोला लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या थी, नो थी. इसके लिए हम बोलते हैं कि आपके प्रेडिक्टर ने जो वैल्यू पॉजिटिव बताई थी वो फॉल्स हो गई है. दैट इज अ फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स निगेटिव क्या होता है कि आपके प्रेडिक्टर ने यानी आपके एल्गोरिथम ने बताया कि आउटपुट जो है क्लासिफायर का वो आएगा निगेटिव में, द वैल्यू विल बी निगेटिव, दैट इज नो, बट व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज कमिंग इट इज yes, it is a positive value. So our predictor has given a negative false result. And last is prediction has given negative and actual answer is also negative, so it is called as the true negative value. So these are the four different value table which is called as the ROC curve, और ROC also उसको बोला जाता है. तो एक छोटा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे दिया है कि एक कंपनी है, लाइक सपोज आपकी जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल कि टाटा स्काई है, ओके, और टाटा स्काई ने एक प्रेडिक्शन किया एक पर्टिकुलर चांदवड सिटी के लिए, हर एक कस्टमर के लिए कि ये कस्टमर मेरा जो टाटा का है वो सब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा. ओके, तो प्रेडिक्शन जो किया, प्रेडिक्शन में उन लोगों को जो आउटपुट आया, तो कहीं पे आएगा कि उन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कहीं पे आया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है. ओके, और फिर वापस थोड़े दिन के बाद उन्होंने चेक किया कि एक्चुअल में सच में वो कस्टमर ने सब्सक्राइब किया था या नहीं किया था, यानी हम लोगों का प्रेडिक्शन राइट है या रॉन्ग है. सो एक्चुअल में उन्होंने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया. ओके, सो हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया. सो ट्रू पॉजिटिव यानी क्या होगा कि जब हम लोगों ने, जब टाटा स्काई ने प्रेडिक्ट किया कि एक कस्टमर है एक्स, वो क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा टाटा स्काई को, और उसने सच में एक्चुअल में सब्सक्राइब किया, तो वो आएगा ट्रू पॉजिटिव के अंदर. फॉल्स पॉजिटिव के अंदर कौन आएगा कि प्रेडिक्शन आया था कि ओके ये पर्टिकुलर वाई कस्टमर जो है ये टाटा स्काई को सब्सक्राइब करेगा, बट एक्चुअल में उसने सब्सक्राइब नहीं किया, किसी और यानी डिश टीवी को या किसी और को सब्सक्राइब कर दिया. तो ये आंसर आ गया फॉल्स पॉजिटिव, यानी हमारे प्रेडिक्शन ने हमको पॉजिटिव आंसर दिया था जो क्या हो गया, फॉल्स हो गया. लाइकवाइज प्रेडिक्टर ने बोला कि ये पर्टिकुलर कस्टमर टाटा स्काई को सब्सक्राइब नहीं करेगा, लेकिन उसने एक्चुअल में सब्सक्राइब किया, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव. देन लास्ट इज हमारे प्रेडिक्टर ने बोला कि सब्सक्राइब नहीं करेगा और एक्चुअल में भी सब्सक्राइब उसने नहीं किया, तो आंसर निगेटिव है बट ट्रू निगेटिव. ट्रू निगेटिव मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, इसके लिए हम बोल रहे हैं निगेटिव है, लेकिन वैल्यू क्या है, ट्रू, यानी प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल दोनों का आउटपुट क्या आया है, यहाँ पे सेम आया हुआ है. ओके, नाउ वी हैव टेकन सम एग्जांपल कि उस कंपनी ने 100 लोगों के ऊपर प्रेडिक्शन किया और उनका एक्चुअल आउटपुट भी चेक किया. तो 100 में से दे हैव फाउंड लाइक कि तीन कस्टमर आउट ऑफ 100, 3 कस्टमर ऐसे है कि प्रेडिक्टेड
जो हमारा अल्गोरिथम है उन्होंने बोला कि ये लोग सब्सक्राइब करेंगे और उन्होंने सच में सब्सक्राइब किया, ऐसे 3 ही लोग हैं। ओके, 2 लोग ऐसे हैं जिसका मीनिंग है कि हमारे अल्गोरिथम ने बोला था कि वो सब्सक्राइब करेंगे लेकिन एक्चुअल में उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये क्या बन गए, दिस हैव कॉल्ड एज द फॉल्स पॉजिटिव। ये क्या बन गए हमारे ट्रू पॉजिटिव। ओके, ये क्या है हमारा false negative, this is our true negative। ओके, false negative मतलब हमारा जो अल्गोरिथम है उसने बोला कि 8 कस्टमर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे लेकिन एक्चुअल में उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, सो दैट इज फॉल्स नेगेटिव। कि जो ट्रू आने चाहिए थे हमारे प्रेडिक्टेड क्लास ने बोला कि वो निगेटिव है। एंड लास्ट इज द 87 कस्टमर ऐसे है कि जिनका प्रेडिक्शन हमारे एल्गोरिथम ने बोला था कि वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे और एक्चुअल में भी उन्होंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया उस पर्टिकुलर कोई कंपनी का। ओके, सो दिस इज आवर टेबल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारा जो प्रेडिक्टेड क्लास है जिसने ये जो भी आंसर दिया है उसकी एक्यूरेसी लेवल कितना है। सो नेक्स्ट हमने इसके आगे उस टेबल के आगे टीपी, एफपी, एफपेन एंड टीएन, मैंने ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव ये वाला वैल्यू डाल दिया। तो अगर मैं इसको टोटल कर दूं, ओके, सो टोटल मतलब क्या कि यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि सब्सक्राइब जो है हमारे प्रेडिक्शन में टोटल सब्सक्राइब कितने आए थे, 3 and 2। उसने टोटल 5 ये वैल्यू सब्सक्राइब में दी थी जिसमें से 3 ये एक्चुअल ट्रू है और 2 क्या है, फॉल्स में चले गए। ओके, प्रेडिक्टेड वैल्यू ने नॉन सब्सक्राइब टोटल कितने दिए थे, 95 दिए थे जिसमें से 8 निगेटिव में चले गए, 85 ये एक्चुअल वैल्यू भी उनकी क्या ही है, नॉन सब्सक्राइब आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू का यानी प्रेडिक्टेड क्लास का टोटल निकाला यानी रो वाइज टोटल निकाला और एक्चुअल वैल्यू का वर्टिकल वाइज टोटल निकाला है हम लोगों ने यहाँ पे। ओके, सो हियर फॉर प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर सब्सक्राइब he have given total 5 values and for non subscribe he have given total 95 values। तो एक्चुअल हमारे 100 आ गए। अगेन फॉर एक्चुअल, ये हो गया प्रेडिक्टेड के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितने लोगों ने लिया है, 11 लोगों ने लिया है और कितने लोगों ने नॉन सब्सक्राइब किया है, 89 लोगों ने नॉन सब्सक्राइब किया है। सो दिस इज आवर प्रेडिक्टेड वैल्यू, दिस इज आवर एक्चुअल वैल्यू। सो नाउ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट the performance measure. So there are 3 formulas or 3 measures using which we can find out the actual predicted class जो है वो कितना proper answer हमको देता है। So there are 3 measure, one is called as the accuracy, second is called as the precision and third is called as the recall. So these are the 3 different accuracy, precision and recall, ये 3 different measure है जो फाइंड आउट करते हैं कि आपका क्लासिफायर, अगर आपने नेव बेस यूज किया है या डिसीजन ट्री जो भी यूज किया है उसका जो आउटपुट आया है वो आउटपुट कितना एक्यूरेट है। सो देर आर सम फॉर्मूलाज फॉर दैट। फॉर एक्यूरेसी द फॉर्मूला इज टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन। सो टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू प्लस ट्रू निगेटिव की वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स निगेटिव। इन सब की वैल्यू को हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लिकेशन बाय 100 करते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड एज द रिकॉल। रिकॉल को बोला जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट, ये इसको ये भी बोला जाता है। सो रिकॉल के लिए फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव दैट इज टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस टीएन दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव। एंड प्रिसीजन, प्रिसीजन के लिए फॉर्मूला है सेम, ऊपर टीपी सेम है, खाली नीचे टीपी प्लस टीएन के बजाय टीपी प्लस एफएन दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। सो दीज आर द फॉर्मूला। तो हम लोगों ने अभी जो सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब का जो टेबल देखा था उसमें जो वैल्यूज थे टीपी और टीएन के, वो वैल्यूज मैंने जब इस फॉर्मूले में पुट किए तो इससे मुझे पता चलता है कि जो क्लासिफायर हम लोगों ने यूज किया था उसकी एक्यूरेसी 90% है। After calling a recall, he have given the value is nearer to 0.2
and for precision the value is nearer to 0.6. ये values जो होती है 0 और 1 में toggle करती है और ये value 0 से लेके 100% तक toggle करती है. जितनी accuracy level ज़्यादा उतना अच्छा है, जितना precision और recall value ज़्यादा, that is that particular classifier is giving a very good and very accurate values. So just by comparing the three measures you can find out whatever your predicted value it is really true or not, वो क्लासीफायर अच्छा है या नहीं अच्छा है. या अगर आपने दो अलग अलग क्लासीफायर यूज किए तो आप कंपेयर कर सकते हो कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, किसका प्रिसीजन वैल्यू ज्यादा है. So using which you can diagnose your classifier. And last point from unit 4 is called as, apart from decision tree and naive based classifier, what are the different additional classifier methods which are available? So there are total 4 different, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में 2 बार, इसके लिए आप इसको, it's a theoretical question again. So what are the different additional classifier method apart from your classification, your decision tree and naive based classifier? तो total 4 method है. One is bagging, second is boosting, third is random forest and 4 is support vector machine. Okay, कौन से methods है students? Additional methods. कुछ questions रहेंगे, you can ask. So we have seen the 2 classification method. One is decision tree, second is naive based classifier. Apart from these 2 method और अलग अलग additional methods है जिसका just introduction उन्होंने दिया है ये unit में. One is bagging, boosting, random forest and support vector machine. इसके ऊपर अब तक 1 या 2 बार question पूछा गया है यूनिवर्सिटी में. So it's again a theoretical point. So we'll just see what exactly is a bagging. Bagging को bootstrap aggregation भी बोला जाता है and it uses the bootstrap technique that repeatedly samples with replacement from data set according to a uniform probability distribution. Database जो होता है आपका, जो data set होता है उसमें से खाली अलग अलग samples जो है वो samples कलेक्ट करता है वो, और उस सैंपल्स के ऊपर उसका जो भी एल्गोरिथम है उसको वो अप्लाई किया जाता है. विथ रिप्लेसमेंट मीन्स that when a sample is selected from a training or testing set, the sample is still kept in the data set and may be selected again. Because the sampling is with replacement, some samples may appear several times in a training or testing set, whereas others may be absent. अब इसमें बैगिंग के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड किया जाता है, और एक सैंपल में या फिर एक कोई ट्रेनिंग डेटा सेट ये एक से ज्यादा सैंपल में भी आ सकता है, लेकिन कुछ कुछ ट्रेनिंग डेटा सेट जो है वो कोई भी सैंपल में भी नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है. सो दैट कैन बी हैपन, और हर सैंपल के ऊपर उसको बार बार चेक किया जाता है. अ मॉडल और बेस क्लासिफायर इज ट्रेन separately on each bootstrap sample and a test sample is assigned to a class that receive the highest number of votes. Similar to bagging, boosting, ये हो गया फर्स्ट हमारा bagging के related. सेकेंड है boosting. So similar to bagging, boosting जिसको AdaBoost भी बोला जाता है, it uses votes for classification to combine the output of individual model. In addition, it combines model of the same type. However, boosting is an iterative procedure where a new model is influenced by the performance of those models built previously. Furthermore, boosting assigns a weight to each training sample that reflect its importance, and the weight may adaptively change at the end of each boosting round. Bagging and boosting have been shown to have better performances than a decision tree. तो डिसीजन ट्री के कुछ अगर ड्रॉबैक है जो जनरली बैगिंग एंड बूस्टिंग क्या करता है इसमें सॉल्व किया जाता है. बूस्टिंग में एक ही चीज खाली इन्होंने चेंज किया है, इट इज एन इटरेटिव मेथड, यानी
फॉर लूप लगा के और आपके डेटा सेट या ट्रेनिंग सेट के ऊपर हर एक सैंपल या हर एक रो के ऊपर वो टेस्टिंग और ट्रायल उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है. Then next is a random forest. It is a class of ensemble method using decision tree classifier. It is a combination of tree predictor such that each tree depend on the value of a random vector sampled independently and with the same distribution for all trees in the forest. A special case of random forest uses bagging on decision tree where samples are randomly chosen with replacement from the original training set. And last is a support vector machine where SVM is another common classification method that combines linear model with instant based learning techniques. Support vector machine select a small number of critical boundary instances called support vector from each class and build a linear decision function. जैसे हम लोगों ने regression में देखा था linear regression. So likewise, it also chooses the linear model or linear function that separates them as widely as possible. So generally अगर यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि ये आपका जैसे training data set है, okay, so कुछ data likewise and this is some database like this. ओके तो ये क्या करता है, जो भी पॉइंट्स है जो डेटा सेट दिए होते हैं इसके बीच में एक लीनियर लाइन ड्रॉ करता है, ऐसी लीनियर ड्रॉ करता है जिससे जो डेटा है वो सेपरेट किया जा सकता है. कि जैसे अगर मैंने बोला ये येस से रिलेटेड डेटा है, ये नो से रिलेटेड डेटा है, तो वो एक बाउंड्री फाउंड आउट करता है कि जिससे तुम्हारा कि इस पर्टिकुलर लीनियर लाइन के नीचे के साइड में यस वैल्यू रहेगी और इसके ऊपर के साइड में नो वैल्यू रहेगी. लाइकवाइज ये क्या करता है, सपोर्ट एक प्रोवाइड करता है आंसर के लिए, विच इज कॉल्ड एज द सपोर्ट वेक्टर मशीन. इसके लिए इसको बोला जाता है लीनियर फंक्शन, जिसमें लीनियर लाइन either from top to bottom, means from left to right or from right to left, likewise it is going. SVM by default can efficiently perform linear classification and can be configured to perform non-linear classification as well. जैसे मैंने linear का example आप लोगों को बताया, तो काफी बार अगर डेटा जो है likewise ये डेटा ऐसा है, ओके ऐसा कुछ दिया है, तो ये क्या करता है, एक नॉन लीनियर कर्व जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता है इसके अंदर लाइक दिस. इसको हम बोलेंगे सम नॉन लीनियर कर्व, जिसमें मैक्सिमम लाइक रेड डॉट यानी एस के रिलेटेड डेटा एक लेफ्ट साइड में चला जाए और मैक्सिमम ब्लू रिलेटेड डेटा राइट साइड में चला जाए. कि जब लीनियर मॉडल वर्क नहीं कर रहा है, लीनियर लाइन अगर उसको सेपरेट नहीं कर पा रही प्रॉपरली, सो इट कैन ऑल्सो यूज अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑल्सो. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, हाउ टू चूज अ सुटेबल क्लासिफायर अमॉन्ग डिसीजन ट्री, नेव बेस एंड लीनियर और लॉजिस्टिक फंक्शन. सो जैसे एग्जाम्पल उन्होंने फर्स्ट दिया है, output of the classification should include class probability in addition to the class label. तो class label के साथ साथ उसको class की probability भी include करनी है output के अंदर. अगर ऐसा कोई output आप लोगों को चाहिए तो that time they have recommended either you go with a logistic or either you go with a decision tree method. Then second is analysts want to gain an insight into how the variables affect the model. अगर ऐसा टाइप का कुछ आउटपुट एनालिस्ट को चाहिए, देन यू हैव टू यूज अ सच काइंड ऑफ मेथड. द प्रॉब्लम इज वेरी हाई डायमेंशनल. हाई डायमेंशनल मतलब बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, तो नेव बेस्ड क्लासिफायर यू कैन गो दैट टाइम. सम ऑफ द इनपुट वेरिएबल माइट बी कोरिलेटेड. अगर कुछ इनपुट वेरिएबल जो दिए उसमें से कुछ वेरिएबल की वैल्यू एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट है या काफी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो दैट टाइम यू डोंट हैव टू यूज द नेव बेस्ड क्लासिफायर, क्योंकि उसका
ड्रॉबैक हमने देखा कि वो कोरिलेटेड वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं करता है. सो दैट टाइम यू हैव टू गो विथ आइदर डिसीजन रिग्रेशन और decision tree or logistic regression. Then suppose the data contains mixed variable types. इसमें continuous like तुम्हारे कैटेगरिकल कोई भी है या फिर इंटीजर, अलग अलग डेटा टाइप्स का अगर वेरिएबल का डेटा है तो अगेन यू कैन थिंक फॉर लॉजिस्टिक एंड डिसीजन ट्री. तो दिस आर जस्ट अ सैम्पल. लास्ट आपके बुक में एक मुझे पेज मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया कि अगर जो एनालिस्ट है उसको कौन से टाइप का आउटपुट चाहिए, उसके ऊपर आपने कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, वो उन्होंने समरी के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है. And I have referred this book for preparing the unit of this unit. ये book already मैंने share किया और मेरे blog पे भी available है. So here the unit 4 is completed. If you have any queries with unit 4, you can ask tomorrow or we can start with our next unit from tomorrow. Thank you so much. समीक्षा आप screenshot ले सकते हो. Yes, ma'am. Okay. Done, ma'am.